जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम इतिहास की नई श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। अब इतिहास को हम बड़े डीप से देखेंगे, जिसमें मानव के विकास से लेकर वर्तमान की आधुनिक मानव तक के पूरे घटनाक्रमों को क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो ये इतिहास आज का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में जो हमने विषय वस्तु उठाया है वो उठाया है हमने आपके पाषाण काल को लेकर। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पाषाण काल को लेकर। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, भारत में पाषाण काल स्थल का खोजकर्ता प्रथम कौन थे। फिर हमने कहा कि मानव ने आग की खोज कहां पे की, मानव ने पहिए की खोज कहां पे की, मानव ने पशुपालन कब प्रारंभ किया, पहला पालतू जीव कौन सा था, कृषि कब प्रारंभ करते हैं और पहली खेती किसकी की गई। और फिर प्रश्न आता है कि खोजा गया पहला धातु कौन सा था, धातु के द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन सा था। फिर इसके बाद हम कहेंगे चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं, खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं, युगल गर्तावास कहां से मिले हैं, और मालिक के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं। और फिर हम कहेंगे कि मानव ने सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल कहां पे बिताया है। जैसे हमने कहा कि पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या पाषाण काल में। ऐसा कौन सा समय था जब मानव को सिर्फ लिखना आता था और जो लिखा गया है उसकी लिपि को वर्तमान मानव ने पढ़ा नहीं है, वो काल कौन सा है। और किस काल में मानव को न तो लिखना आता था और ना ही उसकी ना तो पढ़ना आता था, और ऐसा कौन सा काल है जिसमें मानव ने लिखना भी सीख लिया था और पढ़ना भी सीख लिया था। तो ये तमाम चीजें जो संबंधित हैं आपके किससे, पाषाण काल से। तो यहाँ से ये बनने वाले तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा जब आज का ये आप वीडियो क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये विषय जो है वो हम बता दें। विषय कौन सा है हमारा? इतिहास। कौन सा है? इतिहास। तो सबसे पहला सवाल आता है कि भैया इतिहास क्या है। क्या प्रश्न आता है? इतिहास क्या है? तो इतिहास क्या होता है? अतीत में घटित, क्या कहते हैं? अतीत में जो घटित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं? महत्वपूर्ण घटनाएं। महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वही क्या कहलाती हैं? हमारी इतिहास कहलाती हैं। यानी कि अतीत में घटित समस्त घटनाएं इतिहास नहीं है हमारे लिए। जो अतीत में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वही बस हमारे लिए इतिहास है। अगर हम कहें कि अभी आज से सुबह उठकर हमने क्या किया, अपनी नित्य क्रिया की, तो क्या वो इतिहास हो गया? भाई वो भी क्रिया तो कहाँ हुई थी? अतीत में घटित हुई थी, लेकिन उसको हम इतिहास में नहीं लेते हैं। लेकिन अगर कहें कि आज आदित्यांजल जीएस क्लासेस का हिस्ट्री का पहला वीडियो था, तो ये महत्वपूर्ण घटना हो गई किसके लिए? आदित्यांजल जीएस क्लासेस के लिए। तो ये उसके लिए क्या हो गया? एक इतिहास हो गया। तो क्या निकल के आता है कि अतीत में घटित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और इन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं का जो क्रमबद्ध और तिथिवार जो हम अध्ययन करते हैं और वो किस विषय के अंतर्गत करते हैं, वो हमारा विषय क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यहां तक की बात स्पष्ट है। चलिए अब अगला प्रश्न निकल के आता है भैया कि इतिहास के जनक कौन है। क्या निकल के आता है कि इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जब जनक की बात करते हैं तो कौन महोदय आते हैं? तो हेरोडोटस महोदय। कौन आते हैं? हेरोडोटस महोदय। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस महोदय को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस महोदय को। तो जनक की बात कर रहे हैं तो दो जनक और देख लेते हैं। एक पहला जनक आता है, अब अगला कौन सा, कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। कौन सा प्रश्न आता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसका? भारतीय पुरातत्व का जनक। तो भारतीय पुरातत्व का जनक हम किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को हम क्या कहते हैं? इनको हम भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। कनिंघम कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब जब हम देखते हैं जो भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ होता है वो पाषाण काल से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? पाषाण काल से प्रारंभ होता है। तो भारतीय पाषाण काल के प्रथम सर्वेक्षणकर्ता, भारतीय पाषाण काल के प्रथम सर्वेक्षणकर्ता
और प्रथम सर्वेक्षण करता कौन निकल के आते हैं आपके, तो प्रथम सर्वेक्षण करता है रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। और इन्होंने कब किया था, 1863 ईस्वी में। कब किया था, 1863 ईस्वी में इन्होंने पहले किसकी खोज की थी, भारतीय पाषाण काल की जानकारी दी थी। भारतीय पाषाण काल का प्रथम साक्ष्य ढूंढा था। तो भारतीय पाषाण काल को प्रथम बार सर्वेक्षण कौन करता है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय करते हैं। तो कितने नाम आए, एक तो हेरोडोटस महोदय का आया जिन्हें हम भारतीय इतिहास का जनक कहते हैं, एक अलेक्जेंडर कनिंघम का आया जिन्हें हम भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं, और एक आते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय जो 1863 में इन्होंने पहले पाषाण कालीन सभ्यता स्थल की खोज की थी, इसलिए इन्हें भारतीय पाषाण काल का प्रथम सर्वेक्षण कर्ता कहा जाता है। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि भैया ये जो इतिहास है, क्योंकि इतिहास को समझने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि उसका क्रमिक समुच्चय बना देना। क्या बना देना, क्रम रूप से उसका समुच्चय बना देना कि कौन सी प्रमुख घटनाएं किस काल क्रम में हुई हैं, उसका एक सेट बना दो, फिर दूसरा बना दो, तीसरा। तो जब हम छोटे छोटे सेट बनाते जाते हैं, वर्गीकरण करके अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो इतिहास हमारे लिए पढ़ना क्या हो जाता है, बेहद आसान हो जाता है। तो अब यही हम वर्गीकरण करेंगे इतिहास का, कि इतिहास का अध्ययन हम कितने भागों में करेंगे और ये वर्गीकरण देखेंगे, और इस वर्गीकरण के बाद एक एक का हम अध्ययन करते चलेंगे। क्लियर है। तो आइए हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। इतिहास का वर्गीकरण, तो जब हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 3 भागों में इसका वर्गीकरण करके पढ़ते हैं। जो पहला भाग होता है उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल, या इसी को बोला जाता है प्री हिस्टोरिक काल। कौन सा बोला जाता है, प्री हिस्टोरिक काल। फिर जो दूसरा काल होता है उसे क्या बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल, और इसी को बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोला जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है ऐतिहासिक काल। कौन सा होता है, ऐतिहासिक काल होता है। कौन सा काल होता है, ऐतिहासिक काल होता है। तो हम इतिहास का वर्गीकरण हमने किन का 3 कालखंडों में कर दिया है, प्रागैतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, और हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल में। क्लियर हो गया भैया। क्या है प्रागैतिहासिक काल, क्या है आद्य ऐतिहासिक काल, और क्या है ऐतिहासिक काल, इनमें डिफरेंस क्या है, किस आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है, वो हम देख लेते हैं। ये जो प्रागैतिहासिक काल है भैया, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य, क्या, किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर जब लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो साक्ष्य कौन सा मिलेगा, यहाँ पर आपके क्या कैसे मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य। क्या मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य। क्या मिलेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि अवशेष मिलेंगे, मानव समाज के, मानव के सभ्यता के अवशेष मिलेंगे कि किन किन वस्तुओं का उसने निर्माण किया था और कैसे किया था। तो यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, यानी कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। तो ऐसा जो कालखंड होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रागैतिहासिक काल। क्या कहलाएगा, प्रागैतिहासिक काल। और इस प्रागैतिहासिक काल में फिर हम किसका अध्ययन करते हैं, पाषाण काल का। किसका करते हैं, पाषाण काल का। क्लियर हो गया, ये बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, तो आद्य ऐतिहासिक काल वो टाइम पीरियड है जहां पे मानव ने क्या किया है, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य क्या है, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन अगर इनको बात करें पढ़ने की तो पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। कारण, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहां से लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन इन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि यहाँ की जो लिपि है वो कैसी है, भावचित्रात्मक। कैसी है, भावचित्रात्मक है, और इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। इसलिए इस कालखंड में किसको हम रखेंगे, इसमें रखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर हो गया। तो आपको प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या अंतर है, स्पष्ट हो गया। चलिए अब आते हैं हम किसमें, आपके ऐतिहासिक काल में। किसमें आते हैं, ऐतिहासिक काल में। तो यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। क्या होते हैं, लिखित साक्ष्य मिलते हैं, और उन्हें
पढ़ा भी गया है। क्या किया गया है? पढ़ा भी गया है। और ऐसे कालखंड को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। और इसी के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत। किसको पढ़ते हैं? प्राचीन भारत। वैदिक काल से शुरू होता है प्राचीन भारत। और फिर किसको पढ़ते हैं? मध्यकालीन भारत। किसको पढ़ते हैं? मध्यकालीन भारत। और किसको पढ़ते हैं? आपके आधुनिक भारत को। किसको? आधुनिक भारत को। किसको पढ़ते हैं? आधुनिक भारत को। तो बात स्पष्ट हो गई है। तो ये वाला जो हिस्सा है, तो अगर पढ़ने की दृष्टि से देखा जाए तो पढ़ने की दृष्टि से 95 यानी कि 98% हिस्सा हमें कहां से पढ़ना है? हमें ऐतिहासिक काल से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? ऐतिहासिक काल से पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन अगर देखा जाए कि मानव ने किस काल में सर्वाधिक समय व्यतीत किया है, तो वो काल कौन सा हो जाता है? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा हो जाता है? प्रागैतिहासिक काल। तो अब यहां से हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब ये चीज स्पष्ट हो गई कि क्या है प्रागैतिहासिक काल, क्या है आद्य ऐतिहासिक काल और क्या होता है आपका ऐतिहासिक काल। क्लियर है? अब इसमें पाषाण काल आता है। तो सबसे पहले हम पाषाण काल को पढ़ेंगे और फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के। और फिर हम कोर हिस्ट्री में आपके प्रवेश कर जाएंगे, जो कौन सा हो गया आपका ऐतिहासिक काल। क्लियर है यहां तक? तो चलिए आइए अब हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में? आपके पाषाण काल के बारे में। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर है? देखेंगे आपका जो अगला टॉपिक होगा किसके बारे में? सबसे पहला टॉपिक हमारा पाषाण काल। किसको देखेंगे? पाषाण काल। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड निर्धारित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टाइम पीरियड। तो इसका जो काल माना जाता है तो 25 लाख बीसी से। कहां से चलता है भैया? 25 लाख बीसी से चलता है और कहां तक आता है? आपके 3000 बीसी तक। कहां तक आता है? 3000 बीसी तक। तो ये एक लंबा कार्यकाल है मानव के विकास का। 25 लाख बीसी से हम कहां तक गुजार रहे हैं? आपके 3000 बीसी तक। और शेष में आपका पूरा आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल आ जाता है। क्यों भैया इसको पाषाण काल कहते हैं? तो पाषाण काल कहने का मतलब है कि यहाँ मानव ने, किसने? मानव ने जिन वस्तुओं का निर्माण किया। क्या? जिन वस्तुओं का निर्माण व उपयोग किया। क्या किया? निर्माण व उपयोग किया। वो वस्तुएं किससे बनी हुई थी? किससे? पत्थर की। किसकी बनी हुई थी? पत्थर की बनी थी। और पत्थर को ही पाषाण कहा जाता है। तो यहाँ पर मानव ने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है वो किसकी बनी हुई थी? पत्थर की बनी थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पाषाण काल। तो क्यों कहा जाता है ये स्पष्ट हो गया। चलिए इसके बाद हमने आपको पहले ही बताया कुछ देर पहले कि ये जो पाषाण काल के प्रथम सर्वेक्षणकर्ता भारत में है वो कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने 1863 में स्थल की खोज की थी। अब ये जो पाषाण काल है इसका भी हम क्या कर देते हैं? वर्गीकरण। क्या कर देते हैं? वर्गीकरण कर देते हैं। और इसका वर्गीकरण हम दो भाग में करते हैं। किसमें करते हैं? दो भाग में करते हैं। एक तो हो गया आपका पाषाण काल। कौन सा हो गया? पाषाण काल। पाषाण काल का ये काल हो गया पाषाण काल। और एक हो गया ताम्र काल। कौन सा हो गया? ताम्र काल। तो ये दो वर्ग हो गया। अब ये जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। जो पहला है वो है पूरा पाषाण काल। कौन सा है? पूरा पाषाण काल। और दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा है वो कौन सा है? नव पाषाण काल। कौन सा? नव पाषाण। तो नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इनमें विशेष अंतर नहीं है। ये संक्रमण वाला समय है। और इसी जब नव पाषाण काल में तांबे की खोज हो जाती है तो उसको हम किस अन्य नाम से संबोधित करने लगते हैं? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल से किससे करने लगते हैं? ताम्र पाषाण काल से। अब ये जो पूरा अब इसमें भी अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा काल किसका है? पाषाण काल का। और पाषाण काल में भी सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है? तो पूरा पाषाण काल। किसका है? पूरा पाषाण का। और इसका कार्यकाल माना जाता है 25 लाख बीसी से। कहां से? 25 लाख बीसी से 12000 बीसी तक। कब तक? 25 लाख बीसी से 12000 बीसी तक का जो कार्यकाल है वो किसमें रखा जाता है? पूरा पाषाण काल में। और जो मध्य पाषाण काल है इसमें हम 12000 बीसी से लेकर कहां तक देखते हैं? आपके 5000 बीसी तक। कहां तक देखते हैं? 5000 बीसी तक। और नव पाषाण में कौन सा समय आता है? तो आपके 5000 बीसी से लेकर 5000 बीसी से लेकर कहां तक आता है? आपके 3000 बीसी तक। कहां तक? 3000 बीसी तक। अब आप देख रहे होंगे कि भैया ये बीसी घटते क्रम में क्यों है? तो ये जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, किसके अनुसार? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये जो बना हुआ है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये है आपका 0 ईस्वी। और इसी में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। किसका?
ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो अब ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है तो ये ऊपर की ओर घटते क्रम में जाएगा। जैसे ये हो गया 1 BC हो गया, कौन हो गया 1 BC, इसके ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 BC, इसके ऊपर जाएंगे तो 3 BC। तो जब ऊपर से आएंगे तो ये कैसे आएगा, घटते क्रम में आएगा, और जब इसके नीचे जाएंगे तो ये BC की जगह हम क्या रखेंगे AD, तो इसको लिख देंगे प्रथम ईस्वी। क्या लिखेंगे, प्रथम ईस्वी। क्या लिखेंगे, प्रथम ईस्वी। तो ये कारण है कि कहीं पर हम BC क्यों लिखते हैं और कहीं पर AD क्यों लिखते हैं। तो क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम देखते हैं किसको, आपके पूरा पाषाण काल के बारे में, कि पूरा पाषाण काल में ऐसी कौन सी विशेष घटनाएं हुई थी। क्लियर है। चलिए ठीक, अब इसके बारे में देखते हैं। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज के बारे में देखेंगे। अब ये जो पूरा पाषाण काल है, यहाँ पर पत्थर काफी बड़े प्रयोग किए जाते हैं। कैसे पत्थर का प्रयोग किया जाता था, बड़े पत्थरों का। कैसे पत्थरों का, बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर मानव कैसा था, ये मानव प्रारंभ में आदि मानव था। कैसा था, आदि मानव था। आदि मानव यानी कि शिकारी था। कैसा था, शिकारी था, प्लस खाना बदोश था। कैसा था, खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब होता है, कैसा होता है, खाद्य संग्राहक। कैसा था, खाद्य संग्राहक था। कैसा था, खाद्य संग्राहक था। यानी कि इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता था, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहना, शिकार करते रहना। और ऐसी जब गतिविधि कोई मानव समूह करता है तो उसे आदि मानव कहा जाता है, क्योंकि उसका उसमें मेन उद्देश्य क्या होता था, खाद्य संग्राहक, यानी कि भोजन का क्या करना, संग्रह करना। लेकिन वर्तमान में समाज कैसा हो गया है, धन संग्राहक हो गया है। लेकिन हम आप जो विद्यार्थी हैं उनमें कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ज्ञान संग्रह। कैसी होनी चाहिए, ज्ञान संग्रह। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। बड़े पत्थरों से मतलब है कि जो मानव था ना, वो देखता था कि जंगल से कहां से जानवर ज्यादा गुजर रहे हैं, और ऊंचाई पर जाके बड़े बड़े पत्थरों को लेकर खड़ा हो जाता था। और जब जानवर नीचे से निकलते थे तो उन पत्थरों को क्या कर देता था, धक्का दे देता था, और उन्हीं पत्थरों से चोट से क्या हो जाता था, शिकार होते थे किसके, जानवरों का। और जानवरों का क्या करता था, उपयोग करता था। क्या करता था, उपयोग करता था। अब जब ऐसे ही पत्थरों को धक्का दे रहा था तो धक्का देने के क्रम में पत्थर से पत्थर में क्या होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। और चिंगारी उत्पन्न होने के साथ ही मानव ने अपने सभ्यता के क्रम में सबसे पहले किस चीज का आविष्कार किया था, तो वो कौन सी चीज थी, आग। कौन सी थी, आग। तो आग का आविष्कार मानव ने कब किया था, इसी क्रम में किसका, आग का क्या होता है, आविष्कार होता है। क्या होता है, आग का आविष्कार। तो प्रश्न बनता है कि मानव ने आग की खोज किस काल में की थी, तो पूरा पाषाण काल में। किस काल में की थी, पूरा पाषाण काल में की थी। तो यहां तक की बात स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके साक्ष्य कहां से देखने को मिलते हैं, तो जब इसके साक्ष्य की बात करते हैं तो आपका कौन सा है, भीमबेटका। कौन सा है, भीमबेटका। और ये भीमबेटका कहां है, रायसेन में। कहां है, रायसेन में, मध्य प्रदेश में है। और यहां से क्या मिले हैं, यहां से मानव वृत्त चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं, मानव चित्रकला के, किसके, मानव चित्रकला के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं भीमबेटका से। तो पूरा पाषाण काल का कौन सा स्थल देखा जाता है, तो भीमबेटका, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से हमने किसको देख लिया, पूरा पाषाण काल को। यहाँ पे कैसे पत्थरों का प्रयोग करते थे, बड़े पत्थरों का। मानव का स्वभाव कैसा था, आदि मानव था। क्यों, क्योंकि वो शिकार करता था और खाना बदोश था, यानी कि स्थायी नहीं था। जहां उसको जानवरों का समूह मिलता था, शिकार की व्यवस्था ज्यादा सुलभ होती थी, वो उधर ही क्या करता था, अपने आप को आगे बढ़ाता था। यहाँ का मानव का मुख्य स्वभाव क्या था, खाद्य संग्रह। उसका सिर्फ एक ही ध्येय रहता था, खाद्य संग्रह। क्लियर है। अब आग की खोज सर्वप्रथम किस काल में होती है, तो आपके पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल का जो पहला साक्ष्य देखने को मिलता है वो कहां से मिलता है, आपके भीमबेटका से। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए अब आइए हम किसके बारे में, मध्य पाषाण काल। तो अब जब मध्य पाषाण काल को कहते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या निकल के आता है, जैसे हमने कहा कि पूरा पाषाण काल में बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, और यहाँ पे मानव क्या कर देता है, छोटे पत्थरों का प्रयोग। किसका प्रयोग करना प्रारंभ करता है, छोटे पत्थरों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। और इन छोटे पत्थरों को क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथ। क्या बोला जाता है,
माइक्रोलिथ। क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ। तो छोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाता है और इन छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ बोला जाता है। इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि माइक्रोलिथ युग किसे कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को। किसे कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। और ये एक प्रकार का संक्रमण काल होता है। कैसा काल होता है? संक्रमण काल होता है। किसके बीच? आपके पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का ये संक्रमण काल होता है। और फिर अगला क्या निकल के आता है कि मानव अभी तक क्या था? शिकारी था। क्या था? शिकारी था। एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता था, स्वपेट को क्या करता है? भरता था, लेकिन अभी तक समूह में नहीं रहता था और किसी के मरने के बाद उसकी अंत्येष्टि नहीं किया करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में सबसे पहले क्या प्रारंभ करता है? अंत्येष्टि करना। किस कौन सा? अंत्येष्टि करना प्रारंभ करता है। और जब हम वैदिक काल देखेंगे तो जब 16 संस्कारों की चर्चा होती है तो 16 संस्कारों में जो अंतिम संस्कार होता है वो ये कहलाता है। तो ये संस्कार के रूप में कब आता है? ये आता है उत्तर वैदिक काल में। लेकिन जब हम कहते हैं कि पहली बार मानव ने इसे कब अपनाया था, कब प्रारंभ किया था, तो वो कौन सा समय था? मध्य पाषाण काल। कौन सा था? मध्य पाषाण काल। और इसी को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। तो ये प्रमुख घटनाएं कहां होती हैं? आपके मध्य पाषाण काल में। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं चलिए आइए हम देखते हैं किसके बारे में? नव पाषाण काल के बारे में। तो नव पाषाण काल के बारे में जो सबसे अच्छी बात निकल के आती है वो क्या निकल के आती है? तांबे की खोज होती है। किसकी खोज होती है? तांबे की खोज होती है। क्या होती है? तांबे की खोज होती है। और तांबे की खोज के साथ क्या बनाए जाने लगते हैं? औजार। क्या बनाए जाने लगते हैं? औजार। और जो प्रथम औजार बनाया गया था वो क्या था? कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी प्रथम औजार था। और जब औजारों का जब हम निर्माण कर लेंगे तो हम कौन सा कार्य प्रारंभ कर देंगे? कृषि। क्या कर देंगे? कृषि। तो कृषि कार्य प्रारंभ होता है। क्या होता है? कृषि कार्य प्रारंभ होता है। कब? आपके नव पाषाण काल में। और पहली फसल किसकी उगाई गई थी? तो वो थी आपकी जौ की। और किसकी? जौ व गेहूं की। किसकी उगाई गई थी? जौ व गेहूं की। अब जब मानव कृषि करने लगेगा, जब तक आखेटक है, जब तक शिकारी है, तब तक उसका कोई स्थायी निवास नहीं है। वो क्या करता रहेगा? भटकता रहेगा। लेकिन जब कृषि करेगा तो कृषि ऐसा तो है नहीं कि आज सुबह बोया शाम को काट के फिर चले गए। अब ये कृषि को तैयार होने में क्या लगेगा? एक समय लगेगा। तो जब कृषि कार्य प्रारंभ करता है तो मानव क्या करता है? स्थायी निवास। क्या करना प्रारंभ करता है? स्थायी निवास प्रारंभ करता है। तो स्थायी निवास करना कब प्रारंभ करता है? नव पाषाण काल में। कृषि का कार्य करना कब प्रारंभ करता है? नव पाषाण काल में। अब जब स्थायी निवास करेगा तो अकेले तो रहेगा नहीं, क्योंकि अकेले रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं होगा। तो सुरक्षा में रहने के लिए वो क्या करेगा? पहले तो समूह में निवास करना प्रारंभ करेगा। किसमें? समूह में निवास करेगा। कैसा निवास करेगा? समूह में रहना। कब समूह में निवास करना कब प्रारंभ कर देता है मानव? तो ये करता है आपके नव पाषाण काल में। फिर अगला निकल के आता है कि भाई जब स्थायी निवास कर रहा है, समूह में निवास कर रहा है, तो उसको कोई न कोई ऐसा जीव पालना पड़ेगा जो उसके लिए क्या करे? सुरक्षा में या कि संकट की स्थिति में उसको सावधान करे। तो अब किसकी व्यवस्था होगी? पशुपालन की। किसकी होगी? पशुपालन प्रारंभ करेगा। क्या करेगा? पशुपालन प्रारंभ करेगा। क्यों? क्योंकि पशुपालन इसलिए भी प्रारंभ करेगा, एक तो उसको सुरक्षा चाहिए और दूसरा उसको कृषि कार्य भी करना है। तो कृषि कार्य और सुरक्षा दोनों के लिए वो पशुपालन प्रारंभ करता है। और जो पहला पशु पालता है वो कौन सा पहला पशु है? आपका कुत्ता। किसको सर्वप्रथम पालता है? कुत्ते को पालता है। क्लियर है? फिर इसके बाद क्या कहते हैं? अब इसने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया, स्थायी निवास भी कर दिया, कृषि कार्य भी कर दिया। अब जब कृषि का जो उत्पाद होगा उसको संग्रह करने के लिए वो किसका निर्माण करेगा? उसको संग्रह करने के लिए वो मृद भांड। किसका निर्माण करेगा? मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। किसका निर्माण करेगा? मिट्टी का बर्तन। और मिट्टी का बर्तन बनाएगा जिसमें वो संग्रह करेगा किसका? अनाजों का। लेकिन कहां से? खेतों से लेके इस मृद भांड तक पहुंचाने के लिए, परिवहन के लिए उसको किसी न किसी परिवहन के माध्यम की जरूरत होगी। और इस मृद भांड को बनाने के लिए भी क्या जरूरी होगा? कुम्हार का चाक जरूरी होगा। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? पहिए का। किसका निर्माण हो जाता है? पहिए का आविष्कार होता है। किसका आविष्कार होता है? पहिए का आविष्कार होता है। और इसी पहिए के द्वारा हम क्या करते हैं? मिट्टी का मृद भांडों का निर्माण करते हैं चाक बनाकर। और इसी पहिए का निर्माण करते हैं किसके रूप में? परिवहन के रूप में, अनाजों को लाने ले जाने में। तो यहाँ पर क्या किया मानव ने? नव पाषाण काल में तांबे की खोज होती है जिससे औजार बनाते हैं। और प्रथम औजार क्या था?
कुल्हाड़ी थी। कृषि कार्य करना प्रारंभ करता है मानव और पहला कृषि किसकी की थी? जौ और गेहूं की। स्थायी निवास करना मानव प्रारंभ कर देता है और समूह में रहना प्रारंभ कर देता है। कब? नवपाषाण काल में। पशुपालन करना प्रारंभ करता है। पशुपालन में सर्वप्रथम किसको पालता है? कुत्ते को। मृदभांड का निर्माण करता है। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, अनाजों को रखने के लिए। और पहिए का आविष्कार यानी कि चाक का आविष्कार भी कब हो जाता है? आपके नवपाषाण काल में। अब इसके अलावा आपके इसी काल से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए क्या देखेंगे? प्रथम कृषि साक्ष्य। तो प्रथम कृषि के साक्ष्य मानव को कहां से मिलते हैं? मानव के प्रथम कृषि के साक्ष्य तो मेहरगढ़ से। कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। और ये मेहरगढ़ कहां है? वर्तमान पाकिस्तान में। कहां है? वर्तमान पाकिस्तान में। वर्तमान पाकिस्तान में किन दो पहाड़ियों के बीच में? तो एक है सुलेमान। कौन सी है? एक है सुलेमान और दूसरी कौन सी है? किरथर। कौन सी है? किरथर। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ है, जहां से मानव के द्वारा प्रथम कृषि के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। और फिर अगली हम बात करते हैं चावल के साक्ष्य। किसकी बात करेंगे? चावल के साक्ष्य। भाई चावल की खेती करते हैं, तो जो चावल के साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? कोल्डिहवा से। कहां से मिलते हैं? कोल्डिहवा से। कहां से? कोल्डिहवा से मिलेंगे। और एक कोल्डिहवा कहां है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कहां है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद हम देखते हैं किसके साक्ष्य? गर्त आवास के। किसके साक्ष्य मिलते हैं? गर्त आवास के, मतलब ऐसे आवास जिनका निर्माण गड्ढों में किया गया है, गड्ढे की आकृति में किया गया है, गहराई में आवास बनाए गए हैं, उनको क्या कहा जाता है? गर्त आवास। क्या कहा जाता है? गर्त आवास कहा जाता है। और ऐसे गर्त आवास कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम। कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम। और ये बुर्ज होम कहाँ है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और यही बुर्ज होम से क्या मिलता है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ। किसके साथ? मानव के साथ किसको दफनाया गया है? मानव के साथ कुत्ते को। किसको? कुत्ते को क्या किया गया है? दफनाया गया है। क्या किया गया है? दफनाया गया है। क्लियर हो गया? तो बुर्ज होम से ये साक्ष्य मिलते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं मानव चित्रकला का। किसके? मानव चित्रकला के प्रथम साक्ष्य। मानव चित्रकला के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो अभी हमने बताया था कहां से? भीमबेटका से। कहां से मिलते हैं? भीमबेटका से। कहां से मिलेंगे? भीमबेटका से। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? आदमगढ़। किसके बारे में बात करते हैं? आदमगढ़। ये आदमगढ़ कहाँ है? ये आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। और होशंगाबाद मध्य प्रदेश से यहां से क्या मिलते हैं? तो मानव के समूह में रहने के साक्ष्य। क्या मिलते हैं? मानव के समूह में रहने के साक्ष्य। समूह में रहने के साक्ष्य। अब आप बताइए कि मानव ने समूह में रहना कब प्रारंभ किया था? नवपाषाण काल में। प्लस किसके मिलते हैं? पशुपालन के प्रथम साक्ष्य। किसके? पशुपालन के। किसके? पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं आपके? ये आदमगढ़ से। यानी कि आदमगढ़ कैसा हो गया आपका? नवपाषाणकालीन स्थल हो गया। फिर हम किसकी बात करते हैं? हथनौरा से। किसकी बात करते हैं? हथनौरा। और हथनौरा भी कहां है? होशंगाबाद में है। और होशंगाबाद हथनौरा से क्या मिला है? तो यहां से होमो इरेक्टस। किसके? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब है कि यहां से मानव का कंकाल मिला है। क्या मिला है? मानव का क्या मिला है? कंकाल मिला है। ये तमाम चीजें किससे संबंधित है? आपके वन लाइनर फैक्ट है कि प्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से, प्रथम चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा से, गर्त आवास बुर्ज होम से, मानव चित्रकला के प्रथम साक्ष्य भीमबेटका से, आदमगढ़ से क्या मिले हैं? मानव के समूह में रहने के साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और हथनौरा होशंगाबाद से होमो इरेक्टस नामक मानव के क्या मिले हैं? कंकाल मिले हैं। मानव का कंकाल मिला है जिसे होमो इरेक्टस कहा जाता है या नर्मदा पुत्र कहा जाता है। नर्मदा मानव, सॉरी, क्या कहा जाता है? नर्मदा मानव कहा जाता है। अब इसके अलावा जैसे हमने कहा कि पहली धातु कौन सी थी? तो पहली धातु आपकी तांबा थी। पहला औजार कौन सा था खोजा गया? तो वो कुल्हाड़ी थी। फिर हमने कहा पहली कृषि किसकी प्रारंभ की गई? तो जौ और गेहूं की। किसकी की गई? जौ और गेहूं की। और पहला पालतू पशु किसे बनाया गया? तो पहला पालतू पशु बनाया गया था कुत्ते को। और आपके इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। और भारत में पाषाण काल के सर्वेक्षणकर्ता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसवुड को कहा जाता है। तो मित्रों, इस तरीके से हमने जो कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो एक कालखंड था सबसे लंबा, वहां से संबंधित जो पाषाण काल था उसको हमने बेहद बेहतर तरीके से डिटेल से तैयार करने का प्रयास किया है।
अब आप इसको एक दो बार देखिएगा, इसकी नोट्स बनाइएगा। अगर इसकी हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में इस जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहां पे हम टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देंगे, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको इसकी क्या मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। एक बार इसको बड़े डिटेल से सामान्य स्पीड में देखिएगा और एक बार इस स्पीड को बढ़ाकर देखिएगा। दो बार देखने के बाद ये जो आपका प्रागैतिहासिक काल है ये सदैव के लिए आपका हो जाएगा और यहाँ से बनने वाले तमाम प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए क्या रहे, सहयोगी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सदैव की तरह मैं कहूंगा कि माता पिता, गुरुजनों, किसानों और सैनिकों का आप सम्मान कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।